चलो ओके फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आ गए हैं काफी लोग। ओके डन। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ मॉड रिलेटेड क्वेश्चंस पे आए थे, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था हम लोगों ने। लाइक कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका समेशन है 0, z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn। ठीक है, दीज आर एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इनका सबका समेशन आ रहा है 0 एंड इन सबका मॉडुलस भी सेम है। मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3 अप टू मॉड ऑफ zn। ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है आपको कि इन सबका मॉडुलस सेम है, मतलब इनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो इनकी रिवर्स का समेशन भी कितना आता है, रेसिप्रोकल का समेशन भी आता है 0। यानी कि 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 अप टू 1 अपॉन zn, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। हाँ, तो ये प्रूफ किया था लास्ट टाइम पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। लाइक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स है z1 z2 z3। तो यहाँ पे रिवर्स का समेशन लाइक 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस z3 प्लस 1 अपॉन z3 माइनस z1, ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। क्लियर? क्यों? क्योंकि z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3 और z3 माइनस z1, इन सबका समेशन होगा 0। इसके अलावा इन सबका मॉडुलस भी सेम है, मतलब ये डिस्टेंस है मॉड ऑफ z2 माइनस z3, दिस इज मॉड ऑफ z3 माइनस z1 एंड दिस इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, तो मॉडुलस सेम, समेशन 0, तो रिवर्स का समेशन भी 0। क्लियर? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे प्रूव कर लिया था। इस प्रूफ में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आशुतोष, एनी डाउट? नो सर। ओके डन। फिर इस पे बेस्ड ये प्रूफ तुम लोगों को करने के लिए बोला था कि यार इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, इसमें एलसीएम वगैरह आप यूज करोगे, देन वी विल गेट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये प्रूफ करने के लिए आपको बोला था। ठीक है, तुम लोग करके आए हो ये प्रूफ? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया होगा, इजीली हो जाता है यार। ये जस्ट आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे ना, तो यही एक्सप्रेशन निकल के आता है वहां पे। ठीक है, कितने लोग, प्रेम तुमने ट्राई किया था ये? हाँ सर। हो गया, प्रूफ हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यार इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है। जब आप जस्ट आप एलसीएम वगैरह लो, ये टर्म्स इधर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करो तो फाइनली तुम्हें फाइंड होगा ये z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस z3 प्लस 1 अपॉन z3 माइनस z1, ये समेशन 0। ठीक है, एंड z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्ट टिप्स पे होना चाहिए, ये यूज होता है काफी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ यार, इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, आर्या, माने एनी डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अभी। तो ये लास्ट टर्म तक हो गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ z2 माइनस z3 अच्छा, ये इक्वल टू, एक्चुअली ये आपको इक्वल गिवन है, ये इज इक्वल टू 3 अपॉन मॉड ऑफ z3 माइनस z1। फाइंड 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 4 अपॉन z2 माइनस z3 प्लस 9 अपॉन z3 माइनस z1। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको।
ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट करो, डिस्कस करते हैं इसे। कुछ मॉडुलस वगैरह सेम गिवन है यहाँ पे, और एक समेशन फाइंड करना है। अभी ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है यार, है ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको समेशन 0 गिवन होता था, तो यहाँ पे 0 जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू बोला है उसने फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज इन मॉडुलस फॉर्म, और क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज इन मॉडुलस फॉर्म, और क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो आप मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करोगे। और मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, आप स्क्वायर कर देते हो वहां पे, तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अभी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 z2 माइनस z3 इंटू z2 बार माइनस z3 बार इज इक्वल टू सिमिलरली, ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन z3 माइनस z1 इंटू z3 बार माइनस z1 बार। क्लियर? ठीक है, अब बस इतना ही करो बस। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, इसको सपोज करो मैंने के इक्वल पुट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अभी ये बनेगा के स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट ये वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पे। जैसे ये गिवन है 1 अपॉन z1 माइनस z2, तो 1 अपॉन z1 माइनस z2 इज के स्क्वायर टाइम्स z1 बार माइनस z2 स्क्वायर, प्लस दिस इज 4 अपॉन z2 माइनस z3, so 4 upon z2 minus z3 is k square times z2 bar minus z3 bar, and this is 9 upon z3 minus z1, so 9 upon z3 minus z1 is equal to k square times z3 bar minus z bar. क्लियर? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, k स्क्वायर कॉमन लो, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, z1 बार कैंसिल, z2 बार कैंसिल, z3 बार भी कैंसिल, यानी फाइनली आंसर कितना आ रहा है इसके अंदर? 0। तो 0 आंसर है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, नोट कर लो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन था मॉडुलस फॉर्म में, क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, तो आप मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करो। उसके लिए क्या करोगे आप? स्क्वायर, जस्ट स्क्वायर। So this is 1 upon this into this bar is equal to 4 upon this into this bar is equal to 9 upon this into this bar is equal to k square। बस अभी कुछ भी नहीं करना है, 1 upon z1 minus z2 ये वैल्यूज फाइंड करना है आपको, k square into this। Similarly 4 upon z2 minus z3 is k square into this। Similarly 9 upon z3 minus z1 is k square into this। बस ये सब ऐड हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। सर हाँ बोलो। वो लास्ट स्टेप में वो मतलब लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई। इसमें क्या डाउट है बताओ। 0 कैसे हो गया? बेटा इन सबको ऐड करो, z1 बार कैंसिल, माइनस z2 बार प्लस जो z2 बार कैंसिल, माइनस z3 बार प्लस z3 बार कैंसिल, तो 0 ही रह गया ना। हाँ हाँ। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, एक चीज भी माइंड में क्लियर होना चाहिए
कि मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ जेड बार ये सेम ही होते हैं, मतलब मॉडुलस में से आप बार हटा सकते हो सारे नंबर से साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हटना चाहिए। प्रथमेश क्लियर? हाँ सर। ओके, रफ करूं इसको भी, क्वेश्चन को मैं भी? हाँ हाँ। ओके ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। प्रेरणा, एनी डाउट? नो सर। ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to 2 and z1 plus z2 plus z3 इसका कंबाइंड मॉडुलस आ रहा है 3। फाइंड 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 कंबाइंड मॉडुलस। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। करो, ट्राई करो, देखते हैं। सारे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे हैं यार, बस आपको ये जो मॉड वाली इंफॉर्मेशन है ना, इसको आपको वापस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रिएट करना है, बस हो गया क्वेश्चन। तो आंसर आ गया होगा आई थिंक। क्या आंसर आ रहा है बताओ? देखो सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दो जस्ट यहाँ पे, तो ये बनेगा z1 बार इज इक्वल टू z2 बार इज इक्वल टू z3 बार इज इक्वल टू 4। क्लियर? अभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, या फिर ये काम कर सकते हो, ये फाइंड करना है, इसको देख लो। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अभी। तो इसके अंदर 1 अपॉन z1, तो 1 अपॉन z1 यू कैन राइट z1 बार अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन z2, 1 upon z2 is z2 bar upon 4 and similarly 1 upon z3 is z3 bar upon 4। ठीक है, ये फाइंड करना था हम लोगों को। तो देखो इसमें 4 एलसीएम आ गया और 4 का मॉडुलस तो 4 ही होता है और न्यूमरेटर है ये। करेक्ट? अभी आपको बताया था कि z बार और मॉड z, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z बार और मॉडुलस ऑफ z सेम ही आते हैं, तो तुम यहां से बार हटा सकते हो भी, यानी दिस विल बी दिस। 4 का मॉडुलस होता है 4 और ये गिवन है आपको 3, सो फाइनल आंसर इज 3 अपॉन 4। ये इसका आंसर है। ठीक है।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा टफ नहीं है इसके अंदर कुछ भी। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डिस्कस करते हैं। तो एनी डाउट? नहीं सर। चलो ओके डन, इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट उसको स्क्वायर किया, फिर वो मॉडुलस वाला फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया है। बस अभी उसका एक्सप्रेशन को यूज कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो इस स्टेटमेंट में। तो देखो सिंपल सा रीजन है, आप बार लेते हो ना तो उससे मॉडुलस चेंज नहीं होता है, तो इन सबका एक साथ बार लो, तो Z1 बार का बार यानी कि फिर से Z1, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉडुलस 3/4, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको 3, सो फाइनल आंसर इज 3/4। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस क्वेश्चन ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। सर 9 आता है। 9, ओके देखते हैं, रुको एक मिनट देखते हैं। आशुतोष कैसे सॉल्व किया बोलो। सर सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन से Z1 Z2 की और Z2 की वैल्यू निकाली, वो 1 2 3 आती है। तो बेसिकली आप जस्ट स्क्वायर कर रहे हो, ये बोल रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, तुमने फर्स्ट मॉडुलस ऑफ Z1 फाइंड किया है, ओके हाँ हम्म, ठीक है, तो ये हो गया है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ओके। नेक्स्ट स्टेप बताओ अभी। तो फिर उसका स्क्वायर करके Z1 into Z1 बार इज इक्वल करेक्ट टू है, 1, Z2 बार इज इक्वल टू 4 और ये Z3 तो Z2 सबको बार समझ इज में आ इक्वल गया होगा यार ना, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मॉडुलस फॉर्म में है और यहाँ पे बाकी सब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो Z2 बार इज इक्वल टू 4, ओके, Z3 बार इज इक्वल टू 9, डन। नेक्स्ट स्टेप बताओ। तो फिर Z1 को 1/Z1 बार लिखा, Z2 को 4/Z2 बार। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, सो Z1 इज 1/Z1 बार, ओके ठीक है।
Z2 इज 4/Z2 बार, ओके ठीक है, और ये हो गया 9/Z3 बार। डन। आगे बताओ, ये 3 गिवन है आपको। हाँ, हाँ, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो क्या ये है आ जाएगा Z1 बार। अच्छा, एक चीज और कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसके अंदर, ठीक है, बार नहीं है, तो तुम एक काम कर सकते हो, बार को रिमूव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो तुमने आशुष बाद में रिमूव किया होगा। हाँ सर। हाँ, तो मैं पहले कर देता हूँ, कर सकते हो, पहले चलता है। तो ये हो गया Z1 Z2 Z3, और यहाँ पे आएगा Z2 Z3 प्लस 4 टाइम्स Z1 Z3 प्लस 9 टाइम्स Z1 Z2 मॉडुलस, और यहाँ पे भी मॉडुलस इज इक्वल टू 3। करेक्ट है? तो फिर हमें Z1 हाँ, Z2 Z3 की वैल्यू पता है सर। हाँ, तो वो मिस्टेक हो गया तुम्हारा आंसर, फिर 18 आंसर आएगा। 18 आता है, हाँ 18 आता हाँ, 18 आंसर आएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो देखो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट न्यूमरेटर ये फाइंड करना है आपको। तो ये हो गया 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 और मॉडुलस ऑफ Z3। सारे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, 1 2 और 3 इंटू 3, यानी फाइनली आंसर इज 18। ठीक है, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ यार, डिस्कस करते हैं। तो यार ये सब काफी क्लासिक क्वेश्चंस हैं और काफी इजी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, आप बता सकते हो। प्रेम, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सिंपल ही है क्वेश्चन तो ये। ठीक है, एक बार ये नोट हो जाए तो बताना है ना, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सो फाइनल आंसर इज दिस 18। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अभी। इफ x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -1/3, देन find the value of the expression then find the value of the expression ठीक है, this 9x4 minus 33x cube plus 53x square minus 43x plus 21, ये वैल्यू फाइंड करनी है। if x is equal to this is 2 under root of -1, this is not 2 5 और -1 है ना, ये लग ऐसा रहा है जैसे 5 है बट ये स्क्वायर रूट है। हाँ, आप इसको आयोटा भी लिख सकते हो, चलता है। ठीक है, if x is equal to this then find out the value of the expression this। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो ये आयोटा है, ठीक है, तुम x इजीली पुट कर सकते हो, x स्क्वायर भी इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन x क्यू और x टू द पावर 4 ये इजीली नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, खैर ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। ठीक है, और तुम लोग क्वाड्रेटिक के नोट्स देखोगे तो वहां पे भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या फॉलो करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3। ठीक है, आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन क्रिएट करोगे, यू कैन राइट 3x - 4 इज इक्वल टू 2 आयोटा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई
and 4 using transposition take on the left side. So 3x minus 4 is equal to 2 iota. बेसिकली पर्पस क्या होता है हम लोगों का, यहाँ पे स्क्वायर रूट है या फिर आयोटा वगैरह है तो वो रिमूव करना होता है आपको, ठीक है। अभी आप इसका स्क्वायर करो तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x इज इक्वल टू -4, और ये हो गया अभी 9x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? अब क्या करोगे, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में से इतना एक्सप्रेशन सेपरेट करोगे अभी इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसे होगा क्या, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 0, तो इसके मल्टीप्लाई में जितना भी एक्सप्रेशन आएगा ना वो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो, फाइनली वो 0 ही आता है, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं, या फिर बोल सकते हो आप एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली एक्सप्रेशन, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिवाइजर इज दिस एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20, और क्लियरली डिविडेंड है ये एक्सप्रेशन 9x4 माइनस 33x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 21। एनी डाउट? अच्छा, ये फर्दर सिंप्लीफाई होता तो कर सकते थे, मतलब ये 3 से डिविजिबल नंबर होता है, यहाँ पे लेट से 21 होता, तो फिर मैं ऑब्वियस सी बात है इसको 3 से भी डिवाइड करता। ठीक है, 1 मिनट, ओके। अच्छा, अब इसको डिवाइड करो तो स्टार्टिंग में कितना आने वाला है बोलो? x square करेक्ट। देन 9x4 माइनस 24x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये एक्सप्रेशन कैंसिल, माइनस 33 प्लस 24, सो माइनस 9x क्यूब प्लस 33x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 21। अभी किसे डिवाइड करोगे बोलो? minus x Just minus x. So now this is minus 9x क्यूब, ठीक है, प्लस 24x स्क्वायर माइनस 20x, अगेन साइन चेंज, प्लस माइनस एंड प्लस, ये एक्सप्रेशन कैंसिल, 33 माइनस 24, सो 9x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 21। अभी बोलो? प्लस 1। करेक्ट है, सो प्लस 1, ठीक है। और ये आ गया अभी 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20, अगेन साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो फाइनली जो रिमाइंडर है दैट इज x प्लस 1, ओके। अभी ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा यार, इसका डिग्री कम हो गया अभी, है ना, तो अभी इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि पॉलिनोमियल्स वगैरह में हम लोग 1/x यूज नहीं करते हैं, ओके। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, बाकी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो डिविडेंड है, बेसिकली डिविडेंड वो है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस। अब ये पूरा एक्सप्रेशन लिख नहीं रहा हूं मैं, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो दिस इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो ये वैल्यू 0 है, तो ये फुल एक्सप्रेशन 0 हो गया, और फाइनली रिमेनिंग है x प्लस 1। इसका मतलब इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू जस्ट इक्वल है x प्लस 1। अभी यहाँ पे काम करो, x का वैल्यू पुट कर दो। सपोज करो केवल 1 ही आ रहा होता, मतलब 1 आंसर है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 है, लेकिन अभी आ रहा है x प्लस 1, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो x इज 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3, और इसमें ऐड करना है आपको जस्ट 1। सो फाइनली आंसर इज 4/3 प्लस 1, यानी 7/3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3, ये आंसर है। मतलब इसका रियल पार्ट है 7/3 और इमेजिनरी पार्ट है 2/3। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई डाउट है तो बताओ, और इसे नोट कर लो।
ठीक है, नोट करो इसे। तो ऐसे ही होता है यार, ये सिंपल है, बस आप एक बार स्क्वायर रूट सेपरेट करके फिर स्क्वायर करो वहां पे। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट स्क्वायर करते तो ये नहीं हटता, बिकॉज एक टर्म आएगा 2ab, उसमें आयोटा फिर से आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। आर्या ने डाउट सेंड किया था आपने, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर, हो गया। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, है ना, देखो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कुछ और क्वेरी माइंड में आ रहा है तो भी बोल सकते हो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, कुछ भी डाउट आ रहा है पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर इस सम को सॉल्व करने के लिए और दूसरा कोई मेथड नहीं है? मतलब जैसे और क्या मेथड हो सकता है, तुम सब बताओ मेरे को थोड़ा। सर हर बार अगर हमें x दिया होगा इस मुझे इस तरीके क्वेश्चन से में और हमें एक्सप्रेशन निकालना, हाँ क्वेश्चन में, तो हमें इस तरह ही सॉल्व करना है? बेटा यही बेस्ट मेथड है। तुम नहीं, मेरा डाउट ये है कि और क्या माइंड में आ रहा है, क्या थॉट माइंड में आ रहा है, वो थॉट डिस्कस करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कि ऐसा कुछ बोलो, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल सर मेथड इस क्वेश्चन को यही है सॉल्व करने का। हाँ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, पर मैं पूछ रही थी। हाँ हाँ, नहीं ऐसा भी कुछ आया है तो आप बता सकते हो। बाकी देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड तो यही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यार एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 है। अभी एक्स क्यूब आप फाइंड करोगे तो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे 3 प्लस 3 क्यूब होता है, 3 है जस्ट, तो 3 क्यूब 27 होता है। लेकिन 3 प्लस आयोटा का क्यूब कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा ना, फिर यूजिंग ए प्लस बी करना पड़ेगा आपको। यस। पावर 4 में फिर पावर 4 पहले स्क्वायर फिर दोबारा स्क्वायर। ओके सर। हाँ, तो बेस्ट मेथड यही है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो। एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लो जिसका वैल्यू 0 है, और उसमें से उतना एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, तो उसके मल्टीप्लीकेशन में जितना भी आएगा ना वो सब 0 हो गया। ओके सर। तो बेसिकली जो रिमाइंडर होता है ना वही आंसर आता है। ओके सर। हाँ, फाइनली रिमाइंडर होता है ना वही आंसर आता है। अभी रिमाइंडर में x आ गया तो मैंने x का वैल्यू पुट किया। सपोज को रिमाइंडर आता है 64, तो 64 आंसर होता है जस्ट। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। बिल्कुल। और भी कोई डाउट है तो बताओ यार। चलो फिर डन, ओके। देखो यार, अभी तक हम लोगों का कॉन्जुगेट रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी सारे किए हैं। मॉडुलस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है।
इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस किए थे। अभी मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये थर्ड बेसिक पॉइंट है कॉन्जुगेट मॉडुलस के बाद में। ये एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पढ़ लिखो अभी आर्ग्यूमेंट, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको ARGZ या फिर AMPZ से शो करते हैं। अगेन ARG फॉर आर्ग्यूमेंट, AMP फॉर एम्पलीट्यूड। सर हाँ बोलो। सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते? किस मेथड से? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? इक्वेशन क्या? सर हम इसके रूट मतलब S1 S2 वो ये होता है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। हाँ उसकी तरह सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं मतलब कैसे करोगे बताओ। चलो जैसे क्वेश्चन था इसमें x इज इक्वल टू 4 + 2 iota अपॉन 3 9x4 माइनस 33x³ प्लस 53x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 21। ये वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है बताओ, चलो देखते हैं। सर वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की तरह हम अभी पावर 4 है ना, ओके डिग्री 4 है तो हम उसके 4 रूट्स निकाल के नहीं कर सकते? अच्छा, 4 रूट्स कैसे निकालोगे वो बताओ। 4 रूट्स, एक रूट होगा कि अगर हम एक रूट को S1 और दूसरे रूट को S2 और तीसरे रूट को S3 और चौथे रूट को S4 मान लेंगे तो S1 S2 S1 into S2 into S3 into S4 ये एक रूट हो गया। और नहीं बाकी बेटे, ऐसा के नहीं होता मतलब है, अल्टरनेट। ऐसा नहीं होता है। देखो तुम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो। हाँ बेटा सुनो मेरी बात, आपको इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है, जबकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन तब एलिजिबल है जब राइट साइड में 0 होना चाहिए। तभी तो आप लगाते हो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, वही बोल रहे हो ना। हाँ वही बोल रहे हैं। तो उसमें तो इक्वेशन गिवन होती है, इज इक्वल टू कितना होता है वहां पे? ओके सर, इज इक्वल 0 टू होता है। 0 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 0 गिवन नहीं है ना। यहाँ पे तो आपको इसका वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन का, कि इसका वैल्यू बताओ। ओके सर। जरूरी नहीं है इसकी वैल्यू 0 आती है या 1 आती है या 2 आती है, समझ रहे हो ना। हाँ समझ रहे हैं। हाँ फिर भी एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें। लेट से हाँ 0 आ गया, खैर 0 आ नहीं रहा है अभी, वो मान लेते हैं कुछ तो आ गया, तो आप इतना बोल सकते हो कि जो भी इक्वेशन बनेगी, अभी तुम इक्वेशन बना नहीं सकते यार, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं पता अभी कि राइट साइड में कितना आने वाला है। 0 आने वाला है, ओके कुछ सर। आने वाला है, और वो कितना आने वाला है वही क्वेश्चन है। हाँ बाकी तुम ये बोल ओके सकते हो सर। कि सपोज फर्स्ट रूट इज 4 + 2 iota upon 3, देन सेकेंड रूट विल बी 4 - 2 iota upon 3, क्योंकि रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं। समझ ओके। रहे हो? लेकिन नहीं बोल, वो भी नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अभी इसकी हाँ वैल्यू, समझ। हाँ क्योंकि अभी इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, वो आयोटा के इक्वल आ रही है, आयोटा प्लस 1। और ये जो कंसेप्ट होता है कि रूट्स विल बी कॉन्जुगेट, ये कंसेप्ट एप्लीकेबल तभी है जब सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर ओके हो। सर। लेकिन यहाँ पे तो अभी आयोटा आ गया ना, तो आप कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट भी यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। हाँ तो बेटा बेस्ट मेथड यही है, ओके सर। ऐसे ही सॉल्व हाँ करते हैं। थैंक यू सर। हाँ फिर भी कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो, चलता है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ये और हो गया नेक्स्ट, सर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, दोनों सेम ही है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। अब इसको समझने का ट्राई करना है, काफी इजी है ये, ऐसा टफ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, होता क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है या फिर आर्जेंट प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है जेड, दिस इज एक्स कॉमा वाई। आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, क्लियरली ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है वाई। तो देखो जो ओरिजिन से डिस्टेंस आता है दैट इज √(x² + y², और वो मॉड जेड होता है। मॉड जेड शोज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। अभी मैं यहाँ पे मॉडुलस का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट का। तो देखो ये जो एंगल होता है ना, इसी एंगल को आप आर्ग्यूमेंट बोलते हो, बस ये सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अभी नोट मत करो, एक बार समझ लो। थीटा ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, करेक्ट। अच्छा ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि थीटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं हम लोग, फिक्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
डन। एक पॉइंट ये भी लिख लो यहाँ पे, फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फर्स्ट join z with origin and then measure the angle with positive x-axis। बस इतना करना होता है आपको और यही आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से ये लेट से ये एंगल 60 डिग्री होता, ये है z, ऑब्वियसली बात है z सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी कि ये इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो तुम्हें इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले z को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, फिर पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल मेजर कर लो। तो इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, थीटा विल बी 120 डिग्री एंड 120 डिग्री विल बी 2π/3। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये एक्चुअल में इक्वल आ रहा होगा tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स का मतलब क्या होता है? एट विच एंगल tan गिव्स y/x, तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। एनी डाउट? हाँ, इसे नोट करो, एक बार ये नोट करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार इतना नोट करो पहले। First join Z with origin and then measure the angle with positive x-axis। अच्छा, ये कंपलसरी है, आपको वो origin से join करना पड़ेगा, ठीक है? यार अच्छे समझते चलना है इसको सब कुछ, है ना, क्योंकि इसके अंदर भी ज्योमेट्री आने वाला है काफी। तो सिंपल है यार, पहले जेड को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर लो, हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। देखो एक चीज ये क्लियर है कि थीटा और इसके अंदर आप 2π का कोई भी मल्टीपल, अगेन इंटीजर मल्टीपल ऐड करते हो तो पोजीशन सेम रहता है। थीटा और थीटा प्लस 2k पाई ये सेम ही होता है, ध्यान रखना। k बिलोंग्स टू इंटीजर, 2k पाई का मतलब 2π का इंटीग्रल मल्टीपल। कहने का मतलब मेरा ये है कि 30 डिग्री और 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री, या फिर 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री, इन तीनों का पोजीशन सेम ही है। हाँ, एंगल चेंज हो गया है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल हो गया 390 डिग्री, और ये एंगल है माइनस 330 डिग्री, लेकिन इन तीनों का पोजीशन सेम है। पोजीशन का मतलब कि सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस केस में भी पार्टिकल यहीं पे आएगा। ये लिखा हुआ है 30 प्लस 360, 360 का मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट। ओके, अच्छा ये तो फिक्स है यार, कभी भी आप एंगल पॉजिटिव लिखते हो तो डेफिनेटली वो आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, और थीटा नेगेटिव है मतलब वो क्लॉकवाइज मेजर किया है। क्लॉकवाइज समझते हो, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। अभी यहाँ पे है 30 प्लस 360, मतलब पहले 360 ऑब्जर्व करो तो आप 1 रोटेशन कंप्लीट किया है आपने, एंड 360 पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, डन। और फिर वापस से 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा, पोजीशन सेम ही है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री
में बताया था। अच्छा ये है 30 माइनस 60, क्लियर। तो पहले -360 देख लेते हैं। अगेन -360 का मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट, बट एंगल है नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज मूव करो इसमें ऐसे 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया -360 कंप्लीट। अभी है इसमें +30, +30 मतलब प्लस, सो एंटी क्लॉकवाइज और 30 डिग्री ऐसे, तो पोजीशन सेम ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। अच्छा तो किसी, अच्छा पाई नहीं ऐड नहीं कर सकते यार, है ना। पाई का ऑड मल्टीपल ऐड नहीं कर सकते, पाई वगैरह ऐड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री यहाँ पे है, और सपोज को आप 180 डिग्री ऐड करते हो, देन यू विल गो इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि टोटल एंगल हो गया 210 डिग्री। ओके, अब इसका यूज क्या होता है वो समझने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे सपोज करो, एक चीज समझने का ट्राई करो, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है लेट्स से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री भी करेक्ट आंसर है, 390 डिग्री भी करेक्ट आंसर है, -30 डिग्री भी करेक्ट आंसर है, और 30 डिग्री प्लस 2k पाई ये भी करेक्ट आंसर है। तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनफाइनाइट डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, करेक्ट। इसीलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर देते हैं, ताकि आप बार बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ना करो। भाई कोई 30 डिग्री यूज करेगा, कोई 390 यूज करेगा, कोई 30 -360 यूज करेगा, कोई 30 + 720 यूज करेगा, समझ रहे हो ना। 360 का कोई भी मल्टीपल आप यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर देते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब वहां पे आपको वैल्यूज केवल इस इंटरवल में बताने होते हैं, और वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है क्या वो समझ लो, सिंपल है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा बिलोंग्स टू -π टू +π, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है बताता हूं, एक बार थोड़ा समझने का ट्राई करो। देखो -π टू π, इसका मतलब -π टू 0 और 0 टू फिर π, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपका एंगल ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल्स, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो आप, और ये पॉजिटिव एंगल्स हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको एंगल बताना होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल बताना होता है आपको 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक, करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप एंगल बताओगे -90 डिग्री टू 0। हालांकि यहाँ पे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, ठीक है। लेट्स से ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे है जेड, तो थीटा, आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 330 डिग्री, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हो गया टोटल 330 डिग्री, ये भी करेक्ट है। लेकिन प्रिंसिपल यदि तुमसे कोई बोलता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ, तो दैट विल बी, कितना आएगा बोलो, -30 डिग्री। सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, -30 डिग्री, क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको एंगल बताना होता है, कितना एंगल बताना होता है बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में, -180 डिग्री -90। हाँ। तुम चाहो तो -90 टू -180 भी बोल सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, इंटरवल के अंदर जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको आप लेफ्ट में लिखते हो, बाकी -90 टू -180 बोलोगे तो भी चलेगा। ओके अब सुनो, ठीक है। इनके अंदर सब में 2k पाई ऐड करते हो तब भी आंसर करेक्ट है आपका, पोजीशन चेंज नहीं है, लेकिन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो वहां पे ट्राई करना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही लिखो, है ना। ओके अब इस पे ओपन और इस पे क्लोज क्यों आ रहा है, क्योंकि -π और पाई दोनों यहाँ पे आएंगे, ये हो गया -180 और ये हो गया +180, तो आप इसमें रिपीटेड वैल्यू यूज नहीं कर रहे हो, तो सब लोगों ने मिलकर फिक्स किया कि यार इसको ओपन रखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, मतलब आपका एंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो आप बताओगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई, कितना बताओगे, पाई, ठीक है। ये नोट करो, और कोई भी डाउट है तो बताओ।
अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट और, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट कितना आने वाला है बोलो? 0. 0। हाँ, यू कैन राइट 360 डिग्री ऑल्सो, है ना, 360 भी लिख सकते हो, 720 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी सारी बातें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में ही बोलने वाला हूँ। ओके, ये बताओ यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट आएगा? 90. 90 degree. π/2। यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट आएगा बोलो? Pi. करेक्ट है। और नेगेटिव वाई एक्सिस पे कितना आर्ग्यूमेंट आएगा? -π/2. Minus pi by 2. हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट करो ये सब। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और ये डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए। तो जेड विल बी पॉजिटिव रियल, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट एंड विद नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। तो ये वही लिखा हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, माइनस पाई का मतलब है -3.14। इसका मतलब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो -3.14 से लेकर के और कहां तक आता है? +3 1.4 तक। समझ गए ना? या फिर -22/7 से और +22/7 तक। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए आप 22/7 यूज करते हो। ओके, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी 0 to 1.57। सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट इज 1.57 to 3.14। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट
-1.5720 एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट -3.14 से लेकर के और -1.57 तक। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सर वो नेगेटिव एक्सिस में थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लिए थीटा हमने पाई बोला है ना? हाँ बिल्कुल बोला है। हाँ सर, वो फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि वो पाई कैसे आया? यहाँ पे एंगल कितना आएगा बताओ तुम, ये कितना एंगल है? अरे बोलो प्रथमेश, बताओ कितना एंगल है यहाँ पे? हाँ सर 180। बस 180 लिया हम लोगों ने, और क्या। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि माइनस पाई नहीं ले सकते। तुम माइनस पाई लोगे तो भी तो तुम फिर क्लॉकवाइज जाओगे, तो भी तुम सेम ही जगह पे जाओगे ना। हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल का मतलब ही ये होता है कि आप हर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, हर पोजीशन का आर्ग्यूमेंट फिक्स कर देते हो। उसमें ये नहीं कि उसमें 2k पाई ऐड किया, ये वो फिर चेंज वगैरह नहीं होते हैं। उसमें वैल्यूज क्या फिक्स हो जाती हैं, यूनिक आंसर्स आते हैं फिर। हाँ सर। हाँ, जैसे और बताता हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हाँ सर। हाँ, एक मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज π/6, एक मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज π-π/6। लेकिन तुम इसमें 2k पाई भी तो ऐड कर सकते हो ना बाद में, तो आपके इनफाइनाइट आंसर्स हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो, ध्यान से सुन लो एक बार सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो 0 to 2 पाई होता है। क्या होता है? 0 to 2। हाँ, मतलब वहां पे नेगेटिव यूज नहीं करते हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज -π to π। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसको नोट कर लेना अपने वर्ड्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π to π, ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 to 2 पाई। वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं बोलते, वहां पे सॉल्यूशन बोलते हैं। 0 पे क्लोज आता है, 2 पाई पे ओपन आता है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, नोट हो गया पूरा भी ये? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यार, है ना। ये स्टेटमेंट भी नोट कर लो, ये स्टेटमेंट भी नोट कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π to π, ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 to 2 पाई। ठीक है, इसे रफ कर रहा हूँ यार मैं ना, किसी नोट नहीं किया तो बता दो अभी। चलो हो गया अभी। ओके, एग्जाम्पल लिखो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 कन्वर्ट इनटू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझने का ट्राई करना। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, 5 ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है क्या? अच्छा, 5 भी एंगल है यार, ये रेडियन फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे पाई 3.14 होता है और जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। हाँ, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है क्या, बोलो? नहीं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3.14। हाँ ठीक है, तो आप इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसमें 2k पाई ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब तुम 2k पाई ऐड करते हो तो उससे पोजीशन में चेंज नहीं होता है। अभी यहाँ पे k की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करो कि ये फाइनल आउटपुट -3.14 से लेकर के और +3.14 में आ जाए, तो तुम k पॉजिटिव पुट कर सकते हो क्या, बोलो? नहीं। नहीं। ठीक है, तो एक बार k इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं।
तो ये हो गया 5 माइनस 2 पाई, और ये ऑलमोस्ट आने वाला है पाई इज 3.14 इंटू 2 यानी कि माइनस 6.28 यानी माइनस 1.28 आने वाला है ऑलमोस्ट, करेक्ट है? हाँ तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है 5 माइनस 2 पाई। अच्छा अब ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा होगा, ये बताओ। फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है एक्चुअली, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे होता है 0 टू माइनस 1.57 माइनस 1.57 टू 3.14, ये होता है 0 टू पाई बाई 2 और ये होता है पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, इसे नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सेकंड में क्या आंसर आ रहा है बोलो? माइनस 0.24। नहीं बेटे, माइनस 0.24 आंसर थोड़ी बताना होता है, आपको आंसर ये बताना होता है 5 माइनस 2 पाई। ये तो ऑलमोस्ट वैल्यू है, ये तो ऑलमोस्ट वैल्यू है, आंसर तो ये है 5 माइनस 2 पाई। आंसर इरेशनल है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर होता है। अच्छा अब बताओ क्या आंसर है? 50 माइनस 16 पाई। 16 पाई, तो 16 पाई ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 3.14 इंटू 16 कितना आता है बोलो? 50.24। 50.24। हाँ। ठीक है, फिर तो करेक्ट आंसर है, ये आंसर है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। हाँ यार, ये आपको सोचना पड़ेगा अभी कि ऑलमोस्ट कितना पाई लेना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है बोलो? सर 100 माइनस 16 पाई। 100 माइनस 16 पाई। हाँ।
मतलब सर 6.28 को 16। नहीं बेटा 16 तो यहाँ पे आ गया है ना ऑलरेडी। क्या 16 बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो? नहीं 16 ही सर। 16 कैसे आ सकता है बेटू? तो ये 50 माइनस 16 पाई है। 50 से 100 में पहुंच गए तुम। अभी 16 कैसे आ जाएगा? अभी तो 30 के आसपास आना चाहिए। 30 या 32 पाई। सॉरी सॉरी सर 32 पाए। हाँ वही 32 आ रहा है क्या? देखते हैं, रुको। ठीक है, बिल्कुल सही है, 32 पाई आएगा ये, क्योंकि आ रहा है 100.5। ओके, अभी ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये बताओ एक बार। सर 4th में। ये भी 4th में ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टू पाई का मल्टीपल ही करना है आपको। पता लगा 3 पाई 5 पाई ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ओके बताओ क्या आंसर है इस क्वेश्चन में। 22। आगे कि पॉजिटिव नहीं रख सकते, ऑब्वियस सी बात है, वरना एंगल और इंक्रीज हो जाएगा, तो कुछ माइनस ही करना है। अरे बताओ यार क्या आंसर है इसमें फाइनली। 22 minus 8 pi। करेक्ट आंसर है 22 माइनस 8 पाई। 8 इज ऑलमोस्ट 3.14, तो ये हो गया 20, हाँ 25.12। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3.12। 1 2 हाँ, और 3.12 का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बोलो? सेकंड। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव हाँ नेगेटिव सर। है। थर्ड। हाँ इसलिए करेक्ट आंसर है। आपकी जो रेंज है ना वो -3.14 से लेकर के +3.14 तक है, तो तुम -3.14 के लेफ्ट में नहीं जा सकते, मतलब -3.15 आंसर नहीं आ सकता। सर अगर k -7 रखेंगे तो फिर वो 0.02 आ रहा है, तो वो मतलब एक सेकंड फोर्थ एक सेकंड क्वाड्रेंट एक में सेकंड आएगा। एक सेकंड एक सेकंड के -7। हाँ सॉरी माइनस हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी वो तुम बोल रहे रॉन्ग हो है 22 रॉन्ग। -7 पाई बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर। बेटा ऑड मल्टीपल हाँ नहीं आ सकता पाई का, तुम समझो, हाँ उससे हाँ पोजीशन चेंज हो जाता है। तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ 2 पाई सर। के मल्टीपल से पोजीशन चेंज नहीं होता है, पाई के ऑड मल्टीपल से पोजीशन चेंज हो जाता है। हाँ हाँ सर। बिल्कुल। अच्छा एक बार रुको यार, 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ मैं एक बार, थोड़ा ध्यान सुनना एक बार, है ना? ठीक है, देखो एक चीज समझने का ट्राई करो। जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है दैट इज -पाई टू +पाई। ओके, अच्छा पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। एक्चुअल में होता क्या है ना, पाई 3.14 से ग्रेटर होता है, 22/7 से कम होता है, ध्यान रखना।
पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 भी नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 भी नहीं होती है, पाई 22/7 से कम है और 3.14 से ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि यार ये -3.12 आ गया, तो ये ऑलमोस्ट -3.14 के पास में ही है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 22, डाउट ये है कि 22 - 8 पाई विल बी द आंसर, और 22 - 6 पाई विल बी द आंसर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट -3.12 तक आ गया है। मतलब कहने का ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। सर 6 पाई के तो -3.16 वैल्यू आती है। देखते रुको, एक थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, 22/7 कैलकुलेट करो, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 22 - 132/7, 22 माइनस, सॉरी 7 इधर आ गया है, और ये हो गया अभी 154, है ना। तो 154 - 132, 2 और 2, यानी कि 22 अपन कितना आ रहा है बोलो। हाँ समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो ये हाँ पाई सर। है। हाँ, अभी इसको थोड़ा और प्रिसाइज देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अभी भी मैंने पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज किया है। एक काम करो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे होल्ड रखो, इसके लिए स्पेस छोड़ के रखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैं इससे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद फिर इस पे आते हैं वापस से। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, इस क्वेश्चन के लिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 44। सर 44 - 14 पाई। 44 - 14 पाई। ओके, देखते हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे हो बेटा 44 - 14 पाई, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कितना है ये बताओ। 0.0 .0। नहीं नहीं सर 0.04। हाँ, थोड़ा सा एग्जैक्ट देखना पड़ेगा यार ये हम लोगों को, क्योंकि एक्चुअली जो 44 है ना, तो ये 14 पाई है, क्योंकि तुम इस नंबर को 14 से मल्टीप्लाई करो, 44 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 22 इज ग्रेटर देन 7 पाई, ध्यान रखना 22 और 7 पाई सेम नहीं होते हैं, फिक्स है ये। जब भी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की बात आती है, पाई 22 से अपॉन 7 से कम होता है, तो 22 ग्रेटर देन 7 पाई, यानी कि 44 ग्रेटर देन 14 पाई। हाँ, तो काफी लोग क्या करते हैं, इसका आंसर 44 - 14 पाई करके और फिर कितना लिख देते हैं, 0। अरे 0। समझ गए ना क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि अरे दोनों सेम ही है, लेकिन 0 रॉन्ग आंसर है। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, 44 माइनस 14 पाई। ये आंसर है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग आएगी। अरे समझ रहे हो ना यार क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये 0 पॉइंट समथिंग है ये। ठीक है, और ये मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर 0 मत लिखना, 0 नहीं होता ये। देखो 44 पाई का मल्टीपल नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ,
22 भी पाई का मल्टीपल नहीं होता है। काफी लोगों को लगता है कि 22/7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 22 आ गया, तो 22 इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई, ध्यान रखना, ठीक है। 7 पाई मल्टीपल है लेकिन 22 मल्टीपल नहीं है। और वैसे भी इरेशनल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना वो इरेशनल ही होते हैं, इरेशनल नंबर्स के, ठीक है, वो कभी भी रेशनल नहीं होते हैं मल्टीपल। सर हाँ बोलो। सर आप ये और एक बार बताएंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है सर, जैसे ये क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 44, अभी ऑडिबल है? हाँ सर। ठीक है, तो काफी लोगों को लगता है कि यार 44 इसको तुम प्रिंसिपल में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 14 पाई के आसपास आएगा ये। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, पाई रखते हो आप 22/7, 2 टाइम्स कैंसिल, और 44 माइनस 44 कितना आंसर आ गया? 0। 0। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है, पाई लेस देन 22/7 होता है या फिर 22/7 ग्रेटर देन पाई होता है एग्जैक्टली। तो 22 इज ग्रेटर देन 7 पाई, यानी 44 ग्रेटर देन 14 पाई। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 44 माइनस 14 पाई, जो ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो काफी लोग इसको बोल देते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है ये, एक्स एक्सिस पे नहीं आने वाला है। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, इसको रफ करता हूँ। अभी ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं। और भी कोई डाउट है तो बताओ किसी को। ठीक है, चलो देखते हैं। सर हाँ बोलो। फिर वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 22 के लिए वो 22 माइनस 8 पाई करेक्ट है? हाँ बेटे वही देखने वाले हैं, 1 मिनट रुको बस। अभी जैसे 22 माइनस 6 पाई है, तो इसको आप पाई 22/7 करके कैलकुलेट करोगे तो ये एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 22/7 नहीं, एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, है ना, और सिंपल मेथड समझते हैं इसको। 22 एक्चुअल में 7 पाई से क्या है? कम। ग्रेटर ना। हाँ सॉरी 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 ज्यादा है। सॉरी 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 22 ग्रेटर देन 7 पाई है, बिल्कुल। तो ये जो वैल्यू है बेटे ये ग्रेटर देन पाई है, ये आया समझ में? ठीक है, और ग्रेटर देन पाई आंसर पॉसिबल नहीं है। 22 ग्रेटर देन 7 पाई, ओके, तो ये आपको मिलेगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग पाई। ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर। हाँ तो सर। ये आंसर करेक्ट है, 22 माइनस 8 पाई। बस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। ये रफ करो पूरा भी। हाँ सर। चलो
नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे एंगल आता है 0 to 90, मतलब 0 to π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 to π। फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 to 0। ओपन ब्रैकेट्स लगा रहा हूं मैं सब पे क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर एक्सिस इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, θ3 -π2 -π/2। ओके, अभी इन वैल्यूज में हम लोग एल्जेब्रिकली कंपैरिजन कर रहे हैं। एल्जेब्रिक का मतलब होता है विद साइन। तो क्या लगता है सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा एंगल है, बोलो? अरे यार बताओ, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है θ2। ठीक है, उसके उससे कम क्या आने वाला है बताओ? θ1 θ1 देन θ4 और फिर आएगा θ3। ये हो गया एल्जेब्रिकली विद साइन कंपैरिजन। एक होता है मैग्नीट्यूड वाइज कंपैरिजन। तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो कर ही नहीं पाओगे यार ना आप θ1 और θ4 में, जब तक वैल्यू नहीं पता है आपको। ऐसे θ2 और θ3 में भी नहीं कर पाओगे तब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज इतना कंफर्म है कि θ2 ग्रेटर देन θ1, θ3 ग्रेटर देन θ4, θ3 आल्सो ग्रेटर देन θ1 और θ2 आल्सो ग्रेटर देन θ4। बट वहां पे दिस और दिस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। नोट करो इसे। सर वो सारे पे ओपन ब्रैकेट्स ही है। बेटे क्या होता है ना, ये मैं भी क्या है, मैंने जस्ट क्वाड्रेंट्स को स्पेसिफाई किया है। ये जो एक्सेस होते हैं ना, ये क्वाड्रेंट्स का पार्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? तो सब पे ओपन हाँ ब्रैकेट्स सर। है क्योंकि इन एक्सेस पे क्लोज ब्रैकेट आने वाला है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा होगा, यहाँ पे π/2, इधर पाई और यहाँ पे -π/2। हाँ सर। बिल्कुल। तुम चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, तुम्हें यदि कंफ्यूजन लग रहा है तो 0 डिग्री यहाँ पे लिख दो, पाई यहाँ पे लिखो, इधर π/2 लिखो और यहाँ पे -π/2 लिख दो। ओके, सेकेंड पॉइंट। अभी सेकेंड पॉइंट समझने का ट्राई करना सभी लोग, है ना? सेकेंड पॉइंट में एक थोड़ा सा कंसेप्ट है इनवर्स का, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। देखो होता क्या है ना, जैसे tan इनवर्स ऑफ -x, तो इसमें से आप माइनस कॉमा ले सकते हो, tan इनवर्स x। क्लियर? ओके। एक पॉइंट ये भी, tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव, ये आपको मिलता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, लाइक tan इनवर्स √3। कितना एंगल आएगा बोलो? 60 डिग्री। करेक्ट है, ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को समझने का ट्राई करना। ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, y इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन वो फॉर्मूला क्या हर जगह पे फिट नहीं होता है। क्यों? जैसे यहाँ पे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो tan इनवर्स y अपॉन x। यहाँ पे आप tan इनवर्स y अपॉन x अप्लाई कर सकते हो क्या, बताओ इस जगह पे? नहीं सर, क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें? निगेटिव आएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा क्योंकि इसमें से नेगेटिव कॉमन आएगा ना। चलो एक काम करते हैं, ये भी लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा समझने के लिए।
टेन इनवर्स नेगेटिव, तो देखो टेन इनवर्स नेगेटिव माइनस कॉमन यानी टेन इनवर्स पॉजिटिव, और टेन इनवर्स पॉजिटिव होता है 0 to 90 डिग्री। तो टेन इनवर्स नेगेटिव किस इंटरवल में आएगा बोलो? 90 to 180। माइनस 90 to 0 डिग्री। हाँ अरे इसमें से माइनस कॉमन आ गया ना भाई, हाँ हाँ माइनस 90। जैसे टेन इनवर्स माइनस रूट 3 लिखा होता, तो माइनस कॉमन, तो माइनस 60 डिग्री आ गया ना ये। हाँ हाँ सर। ओके, तो एक बात मेरे को आप इतना बताओ कि सपोज करो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो आपको कितना आंसर मिलने वाला है? भैया आपको आंसर माइनस 0 to माइनस 90 मिलने वाला है ना? हाँ सर। हाँ लेकिन आंसर एक्चुअल में कितना आना चाहिए? 90 to 1। हाँ, तो तुम एक बार मेरे को ये बताओ कि सपोज करो आपको एंगल मिल गया माइनस 60 डिग्री मान लेते हैं, तो माइनस 60 डिग्री को तुम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो, तो तुम कितना ऐड करोगे इसके अंदर? पाई कितना ऐड कर दोगे? फाइव। पाई। तो ये माइनस 60 क्या बन जाएगा एक्चुअल में? प्लस 120। हाँ यार ये जो माइनस 60 होता है ना, ये ऐसे होता है, यहाँ से एंगल आ रहा होता है वो 60 डिग्री, तुम समझने का ट्राई करो थोड़ा सा। हाँ तो ये एंगल कितना हो गया? 120। भाई जो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा है, वो टेन थीटा का जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो इसके लिए अप्लाई हुआ होगा ना, यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा ना। हाँ हाँ तो इधर से एंगल निकालते हैं हम लोग, तो कितना ऐड किया आपने एक्स्ट्रा इसके अंदर? पाई। पाई, सो दैट माइनस 60 बन जाए प्लस 120। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, अब मेरे को आप इतना बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या आप सेम? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते बोलो? तो y नेगेटिव है। हाँ तो ठीक है, आगे। भाई y नेगेटिव है, x सर पॉजिटिव कौन है। सा फॉर्मूला आप बोल रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ बेटा y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो ये टेन इनवर्स नेगेटिव हो गया ना। हाँ और टेन इनवर्स हाँ नेगेटिव वही। क्या होता है? माइनस 90 डिग्री टू 0। यस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर भी क्या आता है? माइनस माइनस 90। 90। माइनस 90 to 0। तो एप्लीकेबल है या नहीं है फिर ये? हाँ ये डेफिनेटली एप्लीकेबल है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट बताओ, टेन इनवर्स y अपॉन x अप्लाई एप्लीकेबल है या नहीं, और नहीं है तो फिर क्या रिजॉल्व करना पड़ेगा बताओ? देखो अभी x और y दोनों नेगेटिव है, तो एक्चुअली पॉजिटिव बन गया। हाँ और टेन इनवर्स पॉजिटिव कितना आंसर आता है? 0 to 90। हाँ सर। लेकिन एक्चुअल में आंसर कितना आना चाहिए? कुछ नेगेटिव में आंसर आना चाहिए ना। हाँ हाँ तो तुम एक बात बताओ, लेट से इसका आंसर आ रहा है 60 डिग्री, तो तुम्हें 60 डिग्री को बनाना है अभी माइनस 120। हाँ सर। 180। माइनस पाई से ऐड करना होगा। हाँ तुम समझो, ये जो 10 अप्लाई हुआ है ना, ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री आ रहा होगा, ये एंगल। हाँ लेकिन तुम आंसर तो यहाँ से काउंट करोगे ना, हाँ तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया? 120 लेकिन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो कितना लिखोगे? माइनस माइनस 120। एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए फिर आपको? माइनस माइनस पाई। माइनस 5। बस ठीक है, ये नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग काफी सारे, क्योंकि कंसेप्ट्स तो हो गए जितने होने थे आर्ग्यूमेंट पे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे ज्योमेट्री आएंगे। सर्कल का कॉर्ड आएगा, आर्ग्यूमेंट का ज्योमेट्री आएगा। आर्ग्यूमेंट के ज्योमेट्री में रेज बनती हैं, काफी सारे रेज बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर ट्राई करना, सभी लोग अटेंड करो, ठीक है।
बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 से लेकर के और आज तक टोटल 6 लेक्चर्स हो जाएंगे। इन सब का मैं एक प्लेलिस्ट बना के आज ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। 3, 4, 5 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। 2 और 1 नहीं किया हुआ है, वो आज मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो तुम्हें यदि नोट्स वगैरह कंप्लीट करना है तो उसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। अब हम लोग होमवर्क वगैरह कर सकते हैं। मैं शीट अपलोड करता हूँ और क्या सॉल्व करना है आपको उसमें वो भी अपलोड करता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट और फोर्थ इनमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता है। सेकंड में आपको ऐड करना होता है पाई और थर्ड में ऐड करना होता है माइनस पाई। देखो यार, फॉर्मूले हम लोग यूज नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। ये जस्ट ऑप्शंस के लिए हम लोगों ने लिखा है कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग माइंड यूज करने वाले हैं, हमारा ज्योमेट्री बनाने वाले हैं और जल्दी से एंगल बताने वाले हैं कितना आने वाला है। tan थीटा इज इक्वल टू अप्लाई करके ये एंगल फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये एंगल फाइंड करोगे फिर इधर से फाइंड कर लोगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो वो करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, ये नोट कर लो, ये नोट हो जाए तो मेरे को बताना। ठीक है, नोट हो गया ये। हाँ सर। चलो ओके, फिर बाय, इतना ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।